Hello everyone, welcome to Abhipedia, powered by अभिमन्यु IAS, myself लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन आपने अभी जो स्टार्ट की है आरबीआई ग्रेड बी के लिए वो भी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। एज यू ऑल नो कि जो नोटिफिकेशन है आरबीआई ग्रेड बी की वो नियर अबाउट जो आपका अगस्त का जो एंड है या जो सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर आपकी नोटिफिकेशन जो है वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए निकलती है। बट अभी आपके पास ये जो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज जब नोटिफिकेशन निकलती है तो उसके बाद 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद जो है आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर के एंड तक हो जाता है। तो यही टाइम पीरियड जो रहता है एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का, ना कि बजाय सिर्फ आप प्री के लिए प्रिपेयर करें। बिकॉज कि जब आपका प्री का जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो आपका मेंस का रिजल्ट रहता है, जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो भी विदिन 1 मंथ जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है। सो दैट इन दैट केस कि आपको बहुत मिनिमम जो है टाइम पीरियड जो है वो मिलता है फॉर योर प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर मेंस। और उसके बाद जो आपका जो थर्ड स्टेप है आरबीआई ग्रेड बी के अंदर वो रहता है आपका इंटरव्यू का। ठीक है, तो बहुत कम टाइम पीरियड के बाद जो है आपका जो ये जो 3 स्टेप्स हैं आपके जो एग्जाम के, उसमें बहुत कम टाइम पीरियड आपको मिल पाता है। तो अभी के लिए जो आपका जो ये टाइम है, ये दिस इज अ गोल्डन टाइम पीरियड कि जो है आप अपनी जो अपने आप को इवेलुएट कर सकें, अपनी आपकी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकें, आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। सो इसके लिए अभिपीडिया की तरफ से आरबीआई ग्रेड बी के लिए एक जो सीरीज जो है फ्री कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंदर आज जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपको जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-2021। ठीक है, तो एक आरबीआई जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसकी तरफ से एक विजन स्टेटमेंट जो है वो दी गई है 2019 साल के लिए, 2019, 20 एंड 21 के लिए। एज यू ऑल नो कि रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ था कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जो पेमेंट सिस्टम है, डिजिटली जो पेमेंट का जो जो एक वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और साथ ही के साथ जो रहा है कि जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी जो है इंडिया फेस कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल करने के लिए 2018 में, उससे पहले भी जो है विजन जो है डॉक्यूमेंट आते रहे हैं, बट आफ्टर 2016 आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जो है कि इसका जो डिजिटल पेमेंट का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो उसको ध्यान में रखते हुए 2018 में भी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2018 में विजन की रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, और 2019 से लेकर ये 3 साल की रिपोर्ट है, 3 ईयर रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपके जो 3 स्टेप्स हैं, आपका जो प्री का एग्जाम है उसके लिए, आपका जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए, और एज वेल एज यूर इंटरव्यू। ठीक है, तो तीनों स्टेप्स के लिए ये जो रिपोर्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसको पढ़ आज वो हमारा जो सेशन रहेगा हम इसी को रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, इसका क्या थीम्स हैं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो वो ये सभी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हमारा जो आज का सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ ऑफिसर्स, आई वुड से कि जो आरबीआई ग्रेड बी के जो ऑफिसर्स हैं, अपकमिंग ऑफिसर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर आप इसलिए कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप क्या लीजिए, या आप क्या लीजिए, जो एरिया ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब एरिया ऑफ डिस्कशन इंक्रीज होगा तो हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से उस चीज़ को हमारे को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी उस चीज़ को। ठीक है, और लाइक इसलिए कर दीजिए क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें उस आपके लाइक से इंस्पिरेशन मिलती है, और उसी इंस्पिरेशन से हम इस तरह की वीडियोस जो है आपके लिए लेकर के आते हैं। ठीक है ऑफिसर्स, चलिए आज का जो हमारा सेशन है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-21 उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो रिजर्व बैंक ने जो डिफाइन किया है विजन 2021 का वो क्या है। एम्पावर every Indian with the access to a bouquet of e-payment option that is safe, secure, convenient, quick and affordable। कि जो जो भी इंडियंस है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको एक इस तरीके से एक पेमेंट ऑप्शन उसको
प्रोवाइड की जाए जो कि सेफ हो, सिक्योर हो, कन्वीनियंट हो, क्विक एंड अफोर्डेबल हो। ठीक है, कि आज की डेट में अगर हम देखें तो आप सभी लोग जो है आप पेटीएम, भीम ऐप, यूपीआई, डिफरेंट डिफरेंट ऐप आप यूज करते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या वो सिक्योर हैं, क्या वो सेफ हैं? ठीक है, तभी आप उस चीज को यूज कर रहे हैं ना, तो उसी चीज को ध्यान। ठीक है, टू एम्पावर इंडियन विद एक्सेस टू बुके ऑफ ई पेमेंट ऑप्शन दैट इज सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट, क्विक एंड अफोर्डेबल। कि आपको एक बुके प्रोवाइड किया जाए पेमेंट ऑप्शंस का, कि आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि आपके पास बहुत सारी पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के लिए ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, चाहे वो आपकी गूगल पे ऐप हो, पेटीएम ऐप हो, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट ऑप्शन, ई पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो ये सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके तो ये जो सारी सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, इसको सेफ करने के लिए जो ये विजन का जो है 2020-21 इसको रखा गया है। ठीक है, इसके जो स्पेसिफिक 12, इसकी जो 12 जो स्पेसिफिक आउटकम्स जो है वो रखी गई हैं। ठीक है, और 36 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट। अब आपके जो प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें इन्फॉर्मेशन, वो मे भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो विजन डॉक्यूमेंट है 2019 का, वो किस ईयर से लेकर मतलब उसका टर्म कितनी है, वो 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है। इस तरीके से आपसे प्री में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपके मेंस, आपका जो मेंस होगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दे मे बी आस्क यू द 4 सी। आपको जो है इस रिपोर्ट के 4 सीज के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, कि इसके जो 36 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट इसमें दिए गए हैं, जो कि हम आगे आने वाले, ठीक है, इसमें कुछ 36 स्पेसिफिक एक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, और 12 स्पेसिफिक आउटकम्स जो है वो दी गई हैं टू अचीव अ हाईली डिजिटल कैश लाइट सोसाइटी टू थ्रू द गोल पोस्ट ऑफ कंपटीशन। ठीक है, दे प्रोवाइड फोर्स कंपटीशन, कोस्ट इफेक्टिवनेस, कंपटीशन, कोस्ट इफेक्टिवनेस, convenience and confidence। ठीक है, these are the 4 C's which they provide, which this report is provide you। कि आपको जो पता होना चाहिए कि जो 4 C's जो प्रोवाइड करा रहा है वो 4 C's क्या हैं। ठीक है, वो आपको 4 C's पूछ सकते हैं कि वो 4 C's क्या, कंपटीशन, कोस्ट इफेक्टिवनेस, कन्वीनियंस। अब ये जो रिपोर्ट है, देयर आर 12 स्पेसिफिक आउटकम्स। इसमें 12 स्पेसिफिक आउटकम्स की बात की गई है। अगर आपके जो मेंस एग्जाम है उसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो वो आपको स्पेसिफिक आउटकम्स, एक्सपेक्टेड आउटकम से ही पूछा जा सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट स्पेसिफिक आउटकम या एक्सपेक्टेड आउटकम्स की जिसकी बात की गई है, विच इज रिड्यूस पेपर बेस्ड क्लियरिंग एज ए परसेंटेज ऑफ रिटेल पेमेंट। ठीक है, कि जो पेपर बेस्ड क्लियरिंग है रिटेल पेमेंट्स में, जो हम कैश के रूप में, जो पेपर बेस्ड के रूप में या जो चेक के रूप में जो हम पेमेंट्स करते हैं, उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, अब वो एक्सपेक्ट कितना गया है कि वो 2% जो होगा रिटेल का, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से जो चेक बेस्ड पेमेंट है वो रिड्यूस होगी 2%। अब जो आपने जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम हैं, जो लास्ट ईयर का जो आपका पेपर है, वो अगर आपने एनालाइज किया हो तो आपको क्लियरली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो मेनली व फैक्चुअल जो है क्वेश्चन पूछे आपसे जाते हैं। तो मे बी वो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने % जो है रिटेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से जो चेक बेस्ड पेमेंट है उसको एक्सपेक्टेड आउटकम में रखा गया है आरबीआई की विजन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो कितना % है, 2%। तो अब आगे जो भी पॉइंट, जितने भी जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स है, कितने % है या क्या फैक्चुअल नंबर जो प्रोवाइड किया गया है, तो आपको वो एग्जैक्टली याद, आपको क्रैम करके जाना है वो चीज़। ठीक है, आपको वो एग्जैक्टली क्रैम होनी चाहिए। एंड सेकंड एक्सपेक्टेड आउटकम इज एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन इंडिविजुअल रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। कि जो इंडिविजुअल बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, कि आप इंडिविजुअली हम जो है कैश के रूप में जो है लेन देन करते हैं, बट रिटेल बेस में जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो आप पेटीएम से यूज करें या आप गूगल पे से जब आप पे करते हैं, तो उसको ग्रोथ को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो एनुअल जो एवरेज एनुअल जो जिसका जो एक्सपेक्टेड है विच इज 100%। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट के रूप में है वो है 40% टिल दिसंबर 2021। कि जो नेक्स्ट के रूप में जो हम जो इंडिविजुअल रिटेल पेमेंट करेंगे उसका जो एक्सपेक्टेड जो
एक टारगेट रखा गया है, वो रखा गया है 40% का, ठीक है। और द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी, कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है नंबर है डिजिटल ट्रांजैक्शन का, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीजेज और एट द नंबर ऑफ 8707, मतलब 8700 के आसपास जो है, 87,000 करोड़ के 8700 है, 8700 करोड़ के आसपास जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक्सपेक्ट किया गया है। एंड डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन टर्नओवर, कि जीडीपी के विज़ की एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो डिजिटल पेमेंट्स है वो कितनी रहने वाली हैं, या वो कितना इंक्रीज करने वाली हैं, ठीक है। तो 2019 में जो एक्सपेक्टेड है दैट इज 10.37%, ओके, 12.29 इन 2020 एंड 14.80 इन 2021। अब आपको आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन ऑन द फैक्ट्स, बिकॉज आपसे जो क्वेश्चन है, जो नंबर्स के प्रूफ में ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वो मे भी आपसे पूछ लेंगे कि कितने परसेंट की रिपोर्ट के अंदर 2019 में जो डिजिटल पेमेंट है विज़ा विद जीडीपी का, वो कितना एक्सपेक्टेड की गई है इंक्रीज होने का। तो आपको पता होना चाहिए 2019 में 10.37, 2020 में 12.29। अब कोरोना वायरस की वजह से जो डिजिटल पेमेंट्स है वो मे भी इंक्रीज हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना एक्सपेक्टेड आउटकम से, क्योंकि उस वक्त जब ये रिपोर्ट आई तब कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं था। बट अब जो है रिपोर्ट में जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है में वो इंक्रीज हो सकती है। और 2021 में 14.80। द फोर्थ इज डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल टू इंक्रीज, कि जो डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन है आपके पास, सभी के पास जो आप डेबिट कार्ड यूज करते होंगे, कुछ क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, तो डेबिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन एट पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन जो होती हैं टू 35%, ठीक है। और पीपीआई ट्रांजैक्शन को भी इंक्रीज होने का इसमें एक्सपेक्ट किया गया है। और डेबिट कार्ड यूसेज के लिए एट पॉइंट ऑफ सेल के लिए 44% जो टैली जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो 44% इंक्रीज होने का अनुमान है, ठीक है। इन वैल्यू टर्म्स की एक जो होता है टोटल यूजेज टर्म में, ठीक है, तो होता है वैल्यू कितने परसेंट उस ट्रांजैक्शन का, लाइक 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन अगर हो रही है डिजिटली, तो उसका जो डेबिट कार्ड से जो यूज हो रहा है वो कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज होने वाला है। वैल्यू टर्म्स में जो है वो 15.2% 2018-19 एंड जो कि 22% तक जाने की उम्मीद है 2021 तक, ठीक है। कार्ड पेमेंट्स एंड एक्सेप्टेंस इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपको सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो अभी तक आप लोग जब कहीं पर किसी भी शॉप पर या किसी मॉल में जाते हैं तो आप इजीली जो है अपना कार्ड वहाँ पे स्वाइप कर सकते हैं, बट आप अगर किसी विलेज एरिया में जाएं तो वहाँ पर आपके लिए जो है कार्ड स्वाइप करना या डिजिटली पेमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन दैट केस कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कार्ड एक्सेप्टेंस का उसको इंक्रीज करना है एट स्मॉलर सेंटर्स विद सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ प्रोसेसिंग कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट, ठीक है। और इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव 5 मिलियन एक्टिव पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो आप कार्ड स्वाइप करते हैं 2021 तक 5 मिलियन जो है पॉइंट ऑफ सेल मशीन की ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन की गई है। रिडक्शन इन कैश इन सर्कुलेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, की जो कैश सर्कुलेशन है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी का वो एक्सपेक्ट किया गया, बट नो स्पेसिफिक टारगेट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप कोई भी एग्जाम आरबीआई के जब आप एग्जाम देंगे वो मे भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको कोई ना कोई परसेंटेज दे देंगे कि विजन 2019 का जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है रिडक्शन जो होगी कैश के अंदर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 25% होगी, ठीक है। बट अब रिपोर्ट में क्या दिया, देयर इज नो स्पेसिफिक टारगेट मेंशन, कोई स्पेसिफिक टारगेट को मेंशन नहीं किया गया कैश सर्कुलेशन के अंदर। तो ये किसी भी रिपोर्ट को पढ़ना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, उसको समझना और उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना वो अलग चीज होती है। तो अभिपीडिया जो है इस चीज के अंदर आपको जो है वो साथ साथ गाइड कर रहा है कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके टीचर्स नहीं हैं, स्पेसिफिकली मैं अपने लिए बोलूँगा कि मैं आपका टीचर नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ 50% इंक्रीज इन मोबाइल बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, कि मोबाइल बेस्ड पेमेंट जैसे आप जो अपने मोबाइल से या आपके पास जो कार्ड सिस्टम होगा उससे जो आप पेमेंट करते हैं, तो देयर इज expected to be rise in 50%, okay,
रिडक्शन इन प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब आप जो है 100 बाय एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट, जब आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से आप जो है पेमेंट करते हैं, ठीक है, चाहे वो नेट के थ्रू हो या कुछ ऐसी ऐप्स हैं, तो आपका जो है चाहे आप कार्ड के थ्रू जब आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम करते हैं तो आपका जो है कुछ एक मिनिमम चार्जेस जो है वो आपसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में क्या गया है, ये क्या कहा गया है कि वैल्यू बेस को छोड़ करके, कि चाहे आप 100 रुपया करें, चाहे आप 1 लाख करें, चाहे आप 1 करोड़ करें, ठीक है, तो आपको जो वैल्यू परसेंटेज को छोड़ करके आपकी पर ट्रांजैक्शन के बेस पे, चाहे आप एक ट्रांजैक्शन के अंदर 100 रुपीज़ कर रहे हैं, चाहे आप एक ट्रांजैक्शन के अंदर 1 लाख रुपीज़ कर रहे हैं, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो आपके एट सेम प्राइस पर रखे जाएंगे, ठीक है। डिक्रीज इन टेक्निकल डिक्लाइन, कि कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट करते हैं पर वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, आपके जो पैसे जो हैं, आपके जो मनी है वो आपके अकाउंट से वो जो डिडक्ट तो हो जाती है, बट वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाती। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो आपका जो अकाउंट है, चाहे चाहे छोटी, अगर आपकी जो वैल्यू है अगर वो छोटी रकम है तो उस टाइम के लिए तो वो आपके अकाउंट से कट गई, ठीक है। अगर मान लें कि कोई बड़ी रकम है, कोई करोड़ में, ठीक है, या लैक्स में है, तो उस अब उसका जो रुपीज का जो पैसे जो आपके अकाउंट से कटे हैं, तो उसका आपके अकाउंट में वापस आने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको उस टाइम का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो डिक्रीज, जो टेक्निकल डिक्लाइंस की वजह से जो भी पेमेंट जो नहीं हो पाती उसको डिक्रीज करना है, कितना, 10% ईयर ऑन ईयर। रिडक्शन इन बिजनेस डिक्लाइन, सेम इन दैट केस। और इम्प्रूवमेंट इन टर्न अराउंड टाइम, जिसकी अभी मैंने बात करी कि कुछ बैंकों के अंदर 2 दिन लगते हैं आपको पैसे वापस आने में, या फिर कोई भी अगर अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो जो टर्न अराउंड टाइम है जिसमें आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है वो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके का इम्प्रूवमेंट किया जाए कि एक सेंट्रलाइज्ड वे बना दिया जाए और उसी टाइम पीरियड के बीच में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। फ्रॉड टू सेल काउंट, कि आपके जो जो आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो या जो आपकी कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हो, तो वो कितना जो है वो आपको, आपसे जो एक फ्रॉड वेव के अंदर आपसे वो पैसे वो लिए जा रहे हैं। कि समटाइम्स क्या होता है कि जब आप कोई भी, आपको ओटीपी आता है किसी भी चीज़ का, तो वो समटाइम्स क्या होता है वो अपने आप ही फिल हो जाता है, तो और आपके जो जो मनी है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। तो फ्रॉड टू टू सेल का जो पेमेंट जो है सिस्टम है उसको लेस करना है बाय 10 बीपीएस फॉर मोस्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम एंड एनहांस हेल्दी कंपटीशन इन द पेमेंट स्पेस, कि जो कंपटीशन है उसको हेल्दी करना है, कि जो न्यू पेमेंट सेटलमेंट जो सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। तो दीज आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, की जो 12 आउटकम्स जो है जो इस रिपोर्ट से एक्सपेक्टेड है। अब इस आउटकम्स के लिए 36 इनिशिएटिव्स लेने हैं। 3 साल की रिपोर्ट है तो 36 मंथ हुए, ठीक है, तो 36 इनिशिएटिव्स जो है वो रखे गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। अब वो इनिशिएटिव्स क्या हैं वो उसके बारे में जानकारी हम थोड़ी सी ले लेते हैं कि व्हाट आर द 36 इनिशिएटिव्स ओवर द 36 मंथ। जो फर्स्ट इज अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंक्लूसिव सर्विस फॉर एक्शन फ्रॉम आरबीआई एनपीसीआई पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, कि जो आरबीआई है विल कंटिन्यू विद मिनिमल इंटरवेंशन इन द प्राइसिंग ऑफ चार्जेस, कि आरबीआई की जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम होनी चाहिए, कि चार्जेस जो है कस्टमर को डिजिटल पेमेंट्स के लिए कितनी चार्जेस जो है उनको वो लगेंगे, इसके अंदर जो आरबीआई की जो इंटरवेंशन है वो मिनिमम रहनी चाहिए, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कितनी चार्जेस लेगा उसके लिए जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसकी क्या प्राइसिंग कॉस्ट रहने वाली है उसके लिए भी ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज जो वो प्राइसिंग कॉस्ट रहेगी वो रीजनेबल रहनी चाहिए, ठीक है। सेकंड इज टर्न अराउंड टाइम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, वही जो हमने बात करी कि जो टर्न अराउंड टाइम है वो एक सेंट्रलाइज वे में होना चाहिए, ठीक है, कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, कि जो टर्न अराउंड टाइम है, जो आपका जो रेजोल्यूशन है, कि आपको किसी भी तरीके से जो है अगर आपके जो मान लीजिए आपके मनी आपकी डिडक्ट हो जाती है तो आपको बैंक को खुद अप्रोच ना करना पड़े, जो बैंक है वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपसे आपको खुद अप्रोच करे, ठीक है। एक जो है तो टर्न अराउंड टाइम के अंदर एक जो रेजोल्यूशन जो क्राइटेरिया वो सेंट्रल होना चाहिए एज वेल एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए।
देन रिव्यू ऑफ कॉरिडोर्स एंड चार्जेस फॉर इनबाउंड क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, कि जो बाहर के देशों से जो रेमिटेंसेस आते हैं उनके ऊपर क्या चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। दैट इज आल्सो एक सेंट्रली मैनेजमेंट उसके लिए रहना चाहिए कि हर बैंक पर जो है अपने अलग चार्जेस वो जो है वो चार्ज करता है, तो उसके लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन for action from RBI and PCIL payment system operators. The RBI said that there is a need for self-regulatory governance framework on important aspects, कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो सिक्योरिटी, कस्टमर प्रोटेक्शन और जो प्राइसिंग है उसको सेल्फ रेगुलेट कर सके। क्लियर? कवरिंग द एंटायर गैमेट ऑफ डिजिटल PSO इंक्लूडिंग रिटेल प्रोडक्ट्स ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एक सेल्फ रेगुलाइजेशन एक्चुअली पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर अगर आप इसको एनालाइज करें तो आपको एक चीज समझने में ये चीज आएगी कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ प्लानिंग की बात की गई है कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट जो है पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो ये विजन रिपोर्ट है इसके अंदर उन सभी पावर्स को सेंट्रलाइज करने की बात की गई है। क्लियर? तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात इसमें की गई है। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशन फॉर एक्शन बाय RBI, तो एक इनोवेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए सो दैट कि जो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पेमेंट सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, वो एक साथ मिलकर के एक इनोवेटिव वे और कोलैबोरेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक बेटर स्फीयर ऑफ पेमेंट सिस्टम को बना सकें, ठीक है। फीचर फोन बेस्ड पेमेंट सिस्टम कि समटाइम्स देयर आर सम पर्सन जिनके पास एंड्रॉइड फोन्स नहीं होते, ठीक है, तो उनके पास कुछ फीचर्स फोन्स होते हैं, तो उसका यूज करते हुए अपना जो पेमेंट है या जो उनके जो उनकी बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या जो बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो उसको इजीली कर सकें। ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशन कि देयर आर सम एरियाज इन अवर कंट्री जहाँ पर जो है जो इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब लॉकडाउन के टाइम में भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी क्योंकि सभी लोग घर पर थे और बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। तो समटाइम्स क्या होता था कि आपकी जो बैंकिंग सर्विस है आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे थे। अगर आपको ये बैंकिंग सर्विस ऑफलाइन प्रोवाइड की जाती तो आप इजीली उसको अवेल कर सकते थे। तो ऑफलाइन पेमेंट सोल्यूशंस के लिए इस पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की बात की गई है, ठीक है। यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सर्विसेज, अब क्या होता है यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सर्विसेज के अंदर आप क्या होता है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, ठीक है, तो जब आपको उस ऐप के साथ आपको कॉन्टैक्ट करना होता है या आपकी कोई प्रॉब्लम होती है उस ऐप से रिलेटेड या जो ऑर्गेनाइजेशन वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो आप यूएसएसडी बेस्ड जो है वो आप जो है वो जो लिंक होता है वो आप यूज करते हैं, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा, तो उसकी बात जो है इस पेमेंट सर्विस में लाने की बात की गई है। नेशनल सेटलमेंट सर्विसेज, नेशनल सेटलमेंट फॉर एक्शन बाय RBI एंड कार्ड ऑपरेटर्स, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिटेल सर्विसेज, दिस नीड टू कंसीडर अनइंटरप्टेड अराउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस पेमेंट सर्विसेज, कि अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि देयर आर सम सर्विसेज जो कि आपको बैंकिंग आवर्स के अंदर ही प्रोवाइड की जाती है, बट जैसे अब नेफ्ट जो फैसिलिटीज है उसको जो है आपको जो है आज की डेट में अगर आप किसी को आपके एग्जाम से रिलेटेड तो बार बार एग्जाम ही मेरे मुंह पर आ रहा है, आप जब कोई मनी आप ट्रांसफर करते हो तो आपको नेट के जो मनी आप जो ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम या मिनिमम 36 या 24 आवर्स का टाइम जो आपको लग जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बात की गई है कि जो रिटेल सर्विस जो नेफ्ट की रूप में आप यूज कर रहे हो तो वो एट द पॉइंट एट द इंस्टेंट जो है वो आपके अकाउंट से ट्रांसफर होकर दूसरे अकाउंट में चली जाए, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिटेल सर्विस इसमें नेफ्ट की बात की गई है। क्लियर? ग्लोबल आउटरीच ऑफ पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कि अभी आप अगर हम डिस्कस करें, अगर आपको एक बात आपने एनालाइज की हो कि आपको जो रुपए कार्ड है वो बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर वो आपका रुपए कार्ड इंडिया में तो यूज होता है बट बाहर आप जो है अब्रोड में जाकर उसको यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है उसको अब्रोड में, ठीक है, ग्लोबली बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्लियर? तो उस केस के अंदर जो इंडिया का जो सेंट्रलाइज्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसको ग्लोबलाइज, उसकी ग्लोबल आउटरीच बनाने की कोशिश करने की बात की गई है, ठीक है। वाइडन स्कोप यूज एंड रीच ऑफ डोमेस्टिक कार्ड्स फॉर एक्शन बाय NPCI, कि डोमेस्टिक कार्ड्स रुपए का जो
यूज जो है वो इसको एज मच यूज रुपए कार्ड को यूज किया जाए, ठीक है। एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर हम बात करें, पीओएस मशीन्स हैं, एटीएम्स हैं, दिस आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर को अपस्केल करने की बात की गई है एटलीस्ट 6 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट लेवल इन नेक्स्ट ईयर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 3 टाइम जो है 6 टाइम्स सॉरी जो है आने वाले 3 साल के अंदर उसको अपस्केल करना है। इनोवेशन बेस्ड न्यू डिवाइसेस की जो आप जो भी इनोवेशन कर रहे हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जो डिफरेंट पेमेंट ऑपरेटर्स हैं वो एक साथ मिलकर कोलैबोरेट करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज करें, ठीक है। तो इनोवेशन बेस्ड जो न्यू डिवाइसेस हैं उसकी जो कॉस्ट है, अब 10 रुपए आपको ट्रांसफर करने के लिए आपको अगर उसके 5 रुपए देने पड़ रहे हैं तो वो आप उसको इनोवेशन दें तो नहीं बोल सकते ना आप, ठीक है। इनोवेशन क्या होती है कि जो वो आपका जो खर्चा है या जो आपकी जो हार्ड वर्क है उसको रिड्यूस कर सके, उसको कम कर सके, ठीक है। तो इनोवेशन जो होनी चाहिए वो लो कॉस्ट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड, क्रिएशन ऑफ एन एडीएफ टू सब्सिडाइज एक्वायर्स फॉर डिप्लॉइंग पीओएस एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 3 टू टायर 6 सेंटर, एक एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड बनाया जाए, ठीक है। जो पीओएस मशीन है जो टायर 3 जो टायर 6 सेंटर्स है, ठीक है, वहां पर पीओएस मशीन को डिप्लॉय करने के लिए जो है उस फंड से पैसा लेकर के पीओएस मशीन जो है प्रोवाइड की जा सके। भारत क्यूआर कोड, ये आप सभी इससे तो वाकिफ होंगे ही, ठीक है। इसका मैक्स एज पॉसिबल यूज करने की बात जो है इसमें की गई है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, कि चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम ऐसा सा सिस्टम कि जब आपका जो चेक होता है उसको फिजिकली जो है वो ट्रैवल ना करना पड़े, ठीक है। एक बैंक की ब्रांच से दूसरी बैंक की ब्रांच तक और उसको जो है फिजिकल जो है वो ट्रैवल ना करना पड़े, वो डिजिटली जो है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम फॉर एक्शन बाय आरबीआई, कि जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं तो उनको जो है फाइनेंस के लिए जो उनके पास जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जो कि उनको बाहर जो बड़ी कंपनियों से जो रिसीवेबल जो उनको प्रोवाइड होता है तो उसको लिक्विडेट करने में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो एमएसएमई जो है वो बैकबोन है। इनफैक्ट अभी भी अगर आप न्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई के लिए स्पेशल जो है जो एक स्पेशल जो है एक अलग से पैसे जो है वो प्रोवाइड, जो मनी है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स को लिक्विडेट करने के लिए, ठीक है, जो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए सो दैट कि वो जो प्रॉब्लम्स है वो उनको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। जियो टैगिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स, की अभी आपको शायद ना पता हो कि आपकी मार्केट है उसमें एटीएम कहाँ पे है या कहाँ पर पीओएस मशीन का यूज हो रहा है, तो उसकी जियो टैगिंग की बात की गई है, ठीक है। जियो टैगिंग से क्या होगा, आप इजीली जो है अपने मोबाइल फोन से आप इजीली ये चीज चेक कर सकते हो कि कहाँ पर जो है आपको एटीएम या जो पीओएस मशीन है आपको अवेलेबल है। क्लियर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, ठीक है, कि जो नॉन बैंकिंग जो आप कह लीजिए पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के अंदर उसको इंक्रीज करने के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाने की जरूरत है। क्लियर। सिस्टम कैपेसिटी एंड स्केलेबिलिटी फॉर एक्शन बाय आरबीआई एनपीसीआई पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, जो करंट अप्रोच है ऑथराइजेशन की पेमेंट सिस्टम्स के लिए वो बहुत ही लिबरल है, ठीक है, जिसमें जो कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन और असेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के से जो है वो पेमेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस जो विदाउट असेसमेंट और प्रेस्क्रिप्शन के जो पेमेंट सर्विसेज जो है वो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको अप टाइम करने के लिए जो उसमें प्रॉब्लम जो टेक्निकल डिक्लाइंस आते हैं, टेक्निकल डिक्लाइन की वजह से जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैसा जो आपके अकाउंट से कट जाता है बट वो दूसरे के अकाउंट में शो नहीं होता है, तो उसको कम करने के लिए जो सिस्टम की कैपेसिटी उसकी स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करने की जरूरत है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एंड टोकनाइजेशन, कि आपके फोन में टोकन आएगा आपके बैंक से, अगर वो आप टोकन को यूज करेंगे तो आपके बैंक से सेम अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एंड टोकनाइजेशन की बात की गई है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर लार्ज वैल्यू क्रॉस बॉर्डर सिस्टम, ठीक है, जो हवाला से जो
आपको पता है कि हवाला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के केस के अंदर, ठीक है। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है उनके थ्रू ही जो है पैसा जो है उसको ट्रांसफर किया जाए। क्लियर। एनकरेज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यूअर टेक्नोलॉजीज का जो है वो अडॉप्ट किया जाए, कि जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आजकल डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो उसको आरबीआई जो है वो पेमेंट सिस्टम में भी यूज़ करने की बात कर रहा है, सो दैट कि जो ये स्कैम्स होते हैं, ठीक है, और जो ये बैंक से जो डिजिटली जो है मनी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेकर जाया जाता है, तो उससे क्या होता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूज करने से ये जो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, इस तरीके के जो स्कैम्स है वो कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग डाटा ऑन फ्रॉड्स इन पेमेंट सिस्टम, कि अब जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी से केसेस हैं, ठीक है, तो इनका जो डाटा अगर क्लियर कट होगा सभी के पास, तो इन फ्यूचर जो होगा, तो जो भी गलतियां या जो भी किसी भी तरीके की जो भी गलतियां की गई थी, ठीक है, तो उसको एनालाइज करते हुए इन फ्यूचर में इस तरीके की गलतियां करने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, की जो बैंकिंग आरबीआई के, इनफैक्ट आरबीआई के अंदर के जो डिपार्टमेंट है डिफरेंट, चाहे वो डेपोजिशन का डिपार्टमेंट हो, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, तो इंटर रेगुलेटरी और इंट्रा रेगुलेटरी, चाहे वो आरडीआई हो, सेबी, जिससे डिफरेंट रेगुलेटर्स है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल पेमेंट्स, कि जो मोबाइल पेमेंट्स के थ्रू कि आपके फ़ोन में मैसेज आ जाता है, आपको जो टोकन आ जाता है वो अपने आप ही जो है उसमें आपके जो आप ऐप यूज कर रहे हैं उसमें फिल होकर के आपके अमाउंट जो है सेम अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी पेमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए एक सिक्योर मोड ऑफ मोबाइल पेमेंट्स का सिस्टम रखने की बात की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई विजन 2019 to 21, ठीक है, जिसमें किस तरीके से जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करना, और जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको, वॉल्यूम को एज वेल एज उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। आई होप आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है, आपका जो एग्जाम है आरबीआई का ग्रेड बी का, उसमें हेल्प करेगी। तो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ सेशन को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑफिसर्स एंड ऑल द बेस्ट।